हेलो बच्चों, आज आगे का पार्ट देखते हैं जिसमें हमने कंडक्टेंस की बात की थी। दिस इज़ द थर्ड पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट वाज वोल्टाइक सेल एंड द सेकेंड वन वाज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब कंडक्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस में थोड़ा बहुत तो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस कंडक्टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बारे में तुमने नहीं पढ़ा है। यू हैव रेड अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, हम यहाँ पर लेकिन इस चैप्टर में जो बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, सॉल्यूशंस में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी कंडक्टेंस। ठीक, तो सबसे पहले ये लिखो कि कोई भी मैटर, अगर मैटर को हम डिवाइड करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कि उसकी कंडक्टेंस कितनी है। ठीक है, तो लिखो मैटर कैन बी क्लासिफाइड, मैटर नहीं मटीरियल्स लिखो, मटीरियल्स कैन बी क्लासिफाइड on the basis of their conductance as in the following four categories. ठीक है, materials can be classified on the basis of conductance in the following four categories. ठीक है, 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? 3 तो तुम ऑलरेडी पढ़े ही हो। ठीक है, चौथी वाली जो है वो थोड़ी सी मे बी लेस नोन होगी, नॉट अननोन। कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, कंडक्टर्स होते हैं। सेकंड है सेमी कंडक्टर्स, थर्ड इज इंसुलेटर्स एंड द फोर्थ इज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है जी, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सुपर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे तुम्हारे सारे मेटल्स हो गए, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं। ठीक, सेकेंड वन इज, या जिनकी रेजिस्टेंस बहुत लो होती है, अगर हम रेजिस्टेंस के टर्म से बोलें, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ दीज इज़ वेरी लो। सेमीकंडक्टर्स ये होते हैं इनकी थोड़ी कम होती है, ये यूँ समझो। पहले इंसुलेटर डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है तो उनकी कंडक्टेंस बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा इलैबोरेट या लिखवा नहीं रहा हूँ। ठीक, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन दिस इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, और अगर सॉलिड स्टेट में नहीं तो बहुत जगह पे और पे तुम इसको देखोगे। जब सॉलिड स्टेट चैप्टर में कराऊंगा, अगर तुम्हें कराऊंगा या फिर तुमने ऑलरेडी किया होगा तो उसमें ये तीनों तुम देखोगे। ठीक है, इंसुलेटर्स की क्या सीन है? इंसुलेटर्स जिनके रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है तो उनकी कंडक्टेंस बहुत लो हो जाती है। तो एक रेजिस्टेंस बहुत लो है और एक की रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इनके बीच की जो रेजिस्टेंस होती है जिनकी, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो समवेयर बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होगी, तो उनकी कंडक्टेंस भी जो होगी उन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक, यहाँ पर अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो या ये प्रॉब्लम आ रही हो कि सर आप रेजिस्टेंस भी यूज़ कर रहे हो और कंडक्टेंस भी यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें इतना बताता हूँ कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या R इक्वल्स टू 1/C या C इक्वल्स टू 1/R ऐसा होता है। ठीक, तो अगर कंडक्टेंस बढ़ रही है मतलब रेजिस्टेंस घट रही है, या रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो कंडक्टेंस घट रही है। सिंपल इस तरीके से रिलेशनशिप आएगी। ये सुपर कंडक्टर्स एक और कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स है जो कि धीमे धीमे अब डेवलप हो रही है। कुछ समय पहले तक ऐसा था कि 15 केल्विन समझ रहे हो, मतलब -200 डिग्री से भी कम। ठीक है, -200 डिग्री से भी कम उस टेम्परेचर है, उससे और कम टेम्परेचर पे 15 केल्विन के आसपास जो टेम्परेचर होता था उसमें कुछ मेटल्स क्या करते थे, अपनी रेजिस्टेंस उनकी ज़ीरो हो जाती थी। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई तो वो प्योर कंडक्टर्स हो गए, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो वो सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। गॉट इट। और अब तो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हो गए, कुछ सिरेमिक्स हो गए हैं जिनको अगर तुम 100 केल्विन या 150 केल्विन तक भी अगर कूल कर दोगे तो भी वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ठीक है, रिकैप दे रहा हूँ। कंडक्टर्स हुज रेजिस्टेंस इज वेरी लो, इनकी रेजिस्टेंस वेरी हाई, इनकी रेजिस्टेंस इन बिटवीन और इनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली कंडक्टर्स। ठीक है, तो लिखो कंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं ये, ठीक है। एक तो मेटल कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, मेटल कंडक्टर्स होते हैं, मेटल कंडक्टर्स, ठीक है। तो और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टर्स कहते हैं इनको। क्लियर होगी भाई बात ये, ठीक है। तो ये इसके बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। जैसे तुम पानी की बात करो, ठीक है, पानी में अगर प्योर वाटर भी है तो तुम्हें पता होगा पानी में H+ की कॉन्सेंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है और जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एग्जैक्टली 10⁻⁷ होती है ना, 10⁻⁷ m। क्लियर है, ये बहुत ही कम है रेजिस्टेंस, ये आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्योंकि आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है तो अगर हम इसके थ्रू करंट पास करना चाहेंगे, ठीक है, तो करंट पास नहीं होगा। इनफैक्ट करंट पास होगा भी तो कैसे होगा, ये इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आयन्स होंगे जो कि इस करंट को पास करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस पानी में कुछ आयन्स मिला दूं और लेट्स से मैंने NaCl डाल दिया, तो अब Na+ और Cl- दोनों आ गए, तो यहाँ पे ये और ये दोनों टाइप के चारों आयन्स हैं इस पानी के अंदर प्रेजेंट, जो कि अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो हम पहले इनके इनफैक्ट देख लेते हैं पहले कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमने क्या किया कि एक प्लेट ली, दो प्लेट्स ली, इनके बीच में एक सोल्यूशन रखा है, ठीक है। तो मान लो ये सोल्यूशन में Na+ है, Cl- है, H+ है, OH- है। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो ये जो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वाली प्लेट पॉजिटिव आयंस को काइंड ऑफ अट्रैक्ट करेगी, ये दोनों इधर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव या अनायंस को अट्रैक्ट करेगी। तो तुम इसमें देखोगे कि यहाँ पर चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और चार्ज का मूवमेंट ही करंट कहलाता है, ठीक है, चार्ज का मूवमेंट ही करंट कहलाता है। गॉट इट? तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो करंट कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना, करंट कंडक्ट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, करंट कंडक्ट करते हैं, ठीक, बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। नाउ राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। पहला है मेटल कंडक्टर्स में दैट इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसको लिखो और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के साथ में लिखो, और फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी के सामने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में लिखना फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू आयंस, फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। ये इनका पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस इसमें क्या है, लिखो नो केमिकल डीकम्पोजिशन, इस वाले में, ठीक है, मेटल कंडक्टर्स में नो केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, नो केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस अकर्स ऑन पासिंग करंट, जैसे अगर तुम बोलो कि मैं कॉपर वायर के थ्रू करंट पास कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कॉपर चेंजेस, लाइक कॉपर का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका कलर सब चेंज हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, कॉपर रिमेन्स कॉपर, है ना, ये चीज़ हो गई। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या सीन है कि द केमिकल composition of the electrolyte changes on passing current, या केमिकल डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, ठीक है, केमिकल डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। भाई अगर मान लो Na+ जो मैंने लिखा था, Na+ अगर तुम्हारा नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो जो Na+ पहले प्रेजेंट था कहाँ पे, तुम्हारा सोल्यूशन में, वो अब प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अभी देखा ही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कि जब हम बहुत सारे अलग अलग
सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पे कुछ आयंस की कमी हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड। थर्ड वाला लिखो, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, इसमें निकला मेटल कंडक्टर्स में, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय resistance is due to the hindrance provided by the positive kernels resulting from the expulsion of outermost electrons from the metal atom। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, the resistance is due to the hindrance provided by the positive kernels resulting from the expulsion of outermost electrons from the metal atom। जैसे metal atoms क्या होते हैं ना, बहुत सारे metal atoms ऐसे होते हैं, ऐसे इधर पे ऐसे लगे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लो एक जो इसके आउटर मोस्ट शेल का है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ क्या चार्ज आ जाएगा, M+। ये जो आयंस होते हैं जो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, इनको हम पॉजिटिव कर्नल्स बोलते हैं, और ये पॉजिटिव कर्नल्स जो होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स के आगे एक तरीके से बाधा डालते हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस महसूस होती है। गॉट इट, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द, ये लिख लिया। अब इधर लिखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस किस वजह से है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 कारणों से है। पहला कारण है तुम्हारा सॉल्यूट इंटरैक्शन, ठीक है। सॉल्यूट इंटरैक्शन क्या है, जैसे मान लो Na+ है और Cl- है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच जो आयंस, कैटायंस और एनायंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस, लाइक यूँ समझो कि Na+ मूव करना चाह रहा है और Cl- उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो एक तरीके से देयर इज रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज, है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एग्जिबिट रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या होता है कि जो सॉल्यूट है, आयंस है, ये सॉल्वेट हो जाते हैं या हाइड्रेट हो जाते हैं। हाइड्रेट होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी आयन है, जैसे Na+ आयन है, इसके अराउंड OH2 जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, दे विल गैदर अराउंड दिस, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड ऐसे गैदर कर जाएंगे, जिसके, और ये तो मैं वैसे एक प्लेन में बना रहा हूँ, इट्स लाइक कि एक 3 डायमेंशनली स्फेरिकल होगा ये पूरा का पूरा, ये ऊपर से भी कवर होंगे और पीछे से भी ऐसे कवर होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये आयन जो है वो ये भारी हो जाता है, और क्योंकि अगर ये भारी हो गया तो इसको मूव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या इसके लिए अगर ये यूँ समझो कोई हैवी आदमी है ना, बिग शो जो WWE में होता था, बिग शो के लिए मूव करना बहुत मुश्किल होता था, और जो रे मिस्टीरियो होता था उसके लिए बहुत आसान होता था। दैट वॉज बिकॉज रे मिस्टीरियो वॉज लाइटर एंड द बिग शो वॉज हैवियर। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है Na+, this ion got heavier, that's why there is kind of resistance in its movement, ठीक। थर्ड इज solvent इंट्रैक्शन, solvent इंट्रैक्शन, ठीक है जी। ये solvent इंट्रैक्शन क्या है, solvent इंट्रैक्शन को इस तरह से समझो कि जितना गाढ़ा समझते हो ना, विस्कस, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी सॉल्वेंट की, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी आयन को ट्रैवल करने की। क्लियर होगी बात। तो हायर द विस्कोसिटी, ठीक है, हायर द विस्कोसिटी, इसके ऊपर लिख लेना पहले, द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 रीजंस। द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, the resistance provided by the electrolytic conductors is due to the following 3 reasons: solute-solute interaction, solute-solute interaction and solvent-solvent interaction। और solvent-solvent interaction में लिखना कि the higher the viscosity of the solvent, more resistance it will provide to the movement of charge, hence higher the resistance of the solution।
ठीक है, इसमें तुम लिख सकते हो हायर द हाइड्रेशन ऑफ द आयंस, हायर द रेजिस्टेंस, ठीक है, या स्लोअर द मूवमेंट, हायर द रेजिस्टेंस, ठीक। और सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, बट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द कैटायंस एंड द अनायंस। तो ये 3 रीजन याद रखना, ठीक। और चौथा रीजन क्या है इसमें, चौथा रीजन लिखो, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, R इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, या अल्फ़ा डेल्टा टी कह लो इसको, ठीक। टी लिख लो क्योंकि ये आर नॉट जो है ना ये 0 डिग्री पे है। आर नॉट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट 0 डिग्री सेल्सियस। आर जो होगा आर टी समझ लो इसको, आर टी क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट टी डिग्री सेल्सियस। और अल्फ़ा इज इक्वल टू टी तो टेम्परेचर हो गया 0 से ऊपर, आर नॉट सॉरी अल्फ़ा क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया ये, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और ये पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना, गॉट दिस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये पॉजिटिव होगा, ये 1 से बड़ा होता चला जाएगा, तो आर टी विल बी ग्रेटर देन आर नॉट, गॉट इट। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे को के पुल जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है उससे दूर जल्दी जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं, है ना, क्लियर है। अच्छा, ये अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो ये समझो कि जैसे लाइक ओके, तुमने कोई कपड़ा या कोई जाल बांधा हुआ है, ठीक है, और तुम इस पे बहुत तेजी से बॉल फेंकते हो, ठीक है, तो जाल क्या करता है, बहुत आगे तक काइंड ऑफ देयर इज डिप्रेशन इन दैट जाल टू अ लार्जर एक्सटेंट। अगर तुम बहुत स्लो फेंकोगे बॉल तो कम एक्सटेंट तक होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो होगी वो तो वहीं पे रहेगी, लेकिन अगर तुम ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाओगे तो तुम उस रेजिस्टेंस के थ्रू ज़्यादा आसानी से मूव कर पाओगे कंपैरेटिवली, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, अब क्योंकि ये भाई इसके हाइड्रेशन को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब इसका स्पीड बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा स्पीड से जा पाएगा। तो पहले से ज़्यादा स्पीड से जा पा रहा है, इसका मतलब मूवमेंट इज फास्टर, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज लोअर। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, विस्कोसिटी यूजुअली लाइक टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाती है, तो इस वजह से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग temperature. This is because the above three factors get reduced on increasing temperature, because of higher kinetic energy of the molecules या और ions, higher kinetic energy of the molecules और ions, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर kinetic energy higher होती है, इस वजह से ये सब सीन हो पाता है। क्लियर होगी बात। तो ये यहाँ पे तुम्हारे कंडक्टर्स की बात होगी। अब बात करते हैं कंडक्टर्स में कुछ बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, फिर उससे आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ रेजिस्टेंस, ठीक है, हमको सबको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ए इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, ठीक। रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इज द अमाउंट ऑफ, या इट इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय a material to the flow of current. It is the hindrance, if definition लिख लो, it is the hindrance provided by, ठीक है, by the substance, ठीक है, और to the flow of current, ठीक है। इन जनरल ये डेफिनेशन है। और अगर मैं सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इसमें लिखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉल्यूशंस
it is the resistance provided by it is the resistance provided by the solution it is the resistance provided by the solution to the flow of ions ठीक है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन ओम्स. इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट विल बी ओम. ठीक है जी, इसकी यूनिट होगी ओम. गॉट इट. और रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर आर. ये रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर आर. ठीक है. आर इक्वल्स टू क्या होता है? आर इज, यूँ समझो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए. ये क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ये होता है एरिया ऑफ कंडक्टर. ठीक है. क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी, इसको लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. ठीक है. ये दोनों चीज़ें होती हैं. और ये क्या होएगा यहाँ पे? दिस विल बी कॉल्ड रेजिस्टिविटी. ठीक. ये रेजिस्टिविटी क्या है वो अभी देखेंगे. पहले एक दो चीज़ें देख लेते हैं. सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो ओम है, ठीक है, ओम को अगर मुझे केजी या जो बेसिक यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स, उसमें कन्वर्ट करने को कभी आए तो तुम क्या लिख सकते हो? ओम क्या होता है? वी अपॉन आई. वी अपॉन आई का मतलब क्या होगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर. ठीक है. और अगर मैं इसको देखूं तो ये, इसको मैं लिख सकता हूँ, वोल्ट को लिख सकता हूँ जूल. ठीक है. जूल पर कूलम. ये ध्यान होना चाहिए तुमको. जूल पर कूलम. ठीक है. इंटू 1 बाय एम्पियर. इसको जूल को तुम लिख सकते हो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन, ये याद है ना फॉर्मूला, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. कूलम को लिख सकते हो तुम एम्पियर इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर. तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड क्यूब. ठीक है जी. ये तुम्हें केजी है, सॉरी, ठीक है. ये तुम्हें आ सकता है कि भाई अगर तुम्हें ओम को कभी एक्सप्रेस करना हो तो तुम ऐसे कर सकते हो. ठीक है. तो गॉट इट. ठीक है. अभी तुम यहाँ पे रो देख रहे हो. रो को मैंने क्या कहा? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी पहली चीज़ होती है मटेरियल डिपेंडेंट होती है. कोई ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है जो कि यूनिवर्सल हो, ये सबके लिए सेम हो, ऐसा नहीं है. इट इज़ लाइक मटेरियल डिपेंडेंट. तो हम क्या कहेंगे कि रो रेजिस्टिविटी, अगर मैं इस L को और इस A को यूनिट रख दूं, या इसको 1 मीटर रख दूं, इसको 1 मीटर स्क्वायर रख दूं, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये 1 के इक्वल आ जाएगी. देन वी विल गेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो. है ना? ये होगा कि नहीं होगा? देन वी कैन कॉल, या वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज दी, लिखो, रेजिस्टिविटी इज दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड. रेजिस्टिविटी इज दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड by a conductor, resistance offered by a conductor of length 1 meter and cross sectional area 1 meter square. ठीक है. and cross sectional area 1 meter square. ठीक है जी. got it. तो अभी मैं ये ऊपर वाला ये सब मिटा देता हूँ, है ना. इसको मिटाते हैं, कुछ और लिखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूँ तो रेजिस्टिविटी सेकेंड इज बी इज रेजिस्टिविटी. ठीक है. तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? ये यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल. तो एरिया अपॉन लेंथ का तो मीटर हो गया और ये ओम हो गया. तो ये होता है ओम इंटू मीटर, या ओम इंटू, यार मैं पाई के जैसे बना रहा हूँ इसको, ठीक है, सेंटीमीटर. ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर, ये रिप्रेजेंटेड रो से किया जाता है. ठीक है. गॉट इट. और क्या था? हाँ, ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें. गॉट इट. तो ये फॉर्मूला याद रखना एक तो. ठीक है. इन दोनों फॉर्मूले की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद डिफाइन करने वाला उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. बस इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप लिख लो. 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, या 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² ओम मीटर.
क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना। अब आगे की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है? ठीक है, कंडक्टेंस एग्जैक्टली उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे इसमें बोला ना कि रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड या हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। ठीक है ना, ये हमने बोला ना, द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे? तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द ईज विद विच द कंडक्टर अलाउज द करंट टू फ्लो। मतलब जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी उतनी ईजिली करंट उससे फ्लो कर सकता है, उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो कंडक्टेंस करके थर्ड लिखो, कंडक्टेंस सी, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस लिखो, इसमें कंडक्टेंस में लिखो, इट इज़ द ईज विद विच अ कंडक्टर अलाउज it is the ease with which a conductor allows current to flow through it। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्यूशन के टर्म्स में बोलूँगा तो सोल्यूशन के टर्म्स में क्या हो जाएगा? ये सोल्यूशन के टर्म्स में क्या हो जाएगा? इट इज़ द ईज विद विच अ सोल्यूशन अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, मटीरियल की जगह सोल्यूशन आ गया, सिंपल है। इट इज़ द ईज विद विच अ सोल्यूशन अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है जी। अच्छा, इसको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ रेसिप्रोकल ऑफ आर। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ आर। तो इसकी जो यूनिट होगी वो ये हो जाएगी, या इसको हम मो भी कहते हैं या इसको साइमन भी कहते हैं, एस से लिखते हैं इसको। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल लेटर सी, और सी इज इक्वल टू 1/r। अगर 1/r है तो हम इसको कह सकते हैं 1/ρ इंटू A/L। ठीक है, तो इंटू A/L। R इक्वल्स टू ρL/A था ना, तो इसको उल्टा कर देंगे तो A/ρL आ जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट कंडक्टेंस इज। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात? तो इसको तुम लिख लो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो यहाँ पर मो इन्वर्स है ये तुम्हें समझना ज़रूरी है। अब जब मैंने ओम के बारे में बता दिया तो तुम ओम इन्वर्स को भी जान ही सकते हो। इसके बाद हम जो कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी में ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा इनकी यूनिट्स का। ठीक, चलो अगर इसको मैं बात करूँ कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक चीज़ और लिख लो, कंडक्टेंस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि मास या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो जितना ज़्यादा मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस हो सकती है ना। तो इसमें जैसे मैं इसको मेटल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इसे मैं एक सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ। सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम देखो, यहाँ पर दो टाइप के आयन्स हैं। ठीक है, एक तो कटायन है और एक अनायन है। ये पॉजिटिव प्लेट होगी, मान लो ये नेगेटिव प्लेट होगी, तो कटायन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ये इन दिस डायरेक्शन। तो कटायन अगर नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो तुम देख रहे हो कि करंट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो कंडक्टेंस भी इन दोनों की वजह से होगी। ठीक है, तो लिखो इन अ सोल्यूशन, या पहले ऐसे लिखो, कंडक्टेंस is an extensive property. Conductance is an extensive property. Hence it has additive property. Hence it is additive in nature। इस तरीके से लिखो, hence it is additive in nature। ठीक है जी, additive in nature का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल, if a solution has cations and anions, if a solution has cations and anions, then the conductance of the solution will be the sum of conductance of all the cations and all the anions, sum of all the cations and all the anions। तो अगर तुम ये टोटल कंडक्टेंस की बात करोगे, दिस विल बी
या टोटल कंडक्टेंस की बात करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा सी ऑफ कटायंस प्लस सिग्मा सी ऑफ अनायंस, ठीक है। प्लस यहाँ पर वाटर जो है, वाटर की भी कुछ कंडक्टिविटी होगी, वो कितनी होगी मतलब कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी कम होगी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट इन जनरल तुम लिख सकते हो कंडक्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो टोटल कंडक्टेंस जो होगी वो ये आएगी किसी भी सोल्यूशन की, ये ध्यान रखना। टोटल सोल्यूशन, टोटल कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन विल बी दिस, गॉट इट, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिविटी। इसमें ये भी तुम्हारी एक्सटेंसिव होती है और ये भी ये तुम्हारी इंटेंसिव होती है, ठीक है जी। ये एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिविटी। इसमें ये वाला तुमको याद होगा, ये तुमको याद होगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम लिखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में ये जानो कि जैसे कंडक्टेंस R का रेसिप्रोकल था, वैसी कंडक्टिविटी रो का रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो रो की जो यूनिट थी वो क्या थी? रो की यूनिट थी ओम मीटर, है ना। तो ये हो जाएगी पर ओम पर मीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, गॉट इट। इसे डिनोट किया जाता है एक छोटे के से, इसको कप्पा बोलते हैं, काप्पा बोलते हैं इसको, ठीक है। काप्पा इज इक्वल्स टू या काप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, ठीक है। काप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। और रो को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन रो इज एल, 1 अपॉन रो इज 1 बाय आर एल बाय ए, और 1 बाय आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी इंटू एल बाय ए, ठीक है। सी इंटू एल बाय ए, ये 1 बाय आर, यहाँ से मैंने सी लगा दिया इधर पे, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारा बेसिक फंडा हो गया। तुम्हें कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ मैं। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखो। इट इज़ द कंडक्टेंस इट इज़ द कंडक्टेंस और कंडक्टिंग पावर, इट इज़ द कंडक्टेंस और कंडक्टिंग पावर ऑफ, ये मैं तुम्हें सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी बुक में सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही है। हालांकि उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से डिफाइन हो सकती है एनसीईआरटी में, बट मैं सोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखवा रहा हूँ, तो सोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखो। इट इज़ दी कंडक्टेंस और कंडक्टिंग पावर, इट इज़ द कंडक्टेंस और कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, 1 ml ऑफ अ सोल्यूशन या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज and it is expressed as the reciprocal of resistivity, and it is expressed as the reciprocal of resistivity, ठीक है। it is denoted by kappa, it is denoted by kappa and it is denoted by kappa and has units per ohm per meter, पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर ओम की जगह मो डाल सकते हो, साइमन डाल सकते हो, इसको लिख सकते हो साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर, ठीक है। इनके बीच में अगर तुम्हें जानना हो कि 1 साइमन पर सेंटीमीटर कितना होता है, तो वो साइमन पर सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 साइमन पर मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम्हें यूनिट जो दी जाएगी, ठीक है, उसको जरूर ध्यान रखना। जब इसमें तुम क्वेश्चन करोगे ना, तो जो यूनिट तुम्हें दी जाएगी उस पर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट अगर तुमने मतलब जो यूनिट दी है उसके अकॉर्डिंग तुमने फॉर्मूला नहीं लगाया तो तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। गॉट इट, ठीक है जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, चलो ठीक है, इसको जोड़ो, ठीक है जी। ओके, तो हम यहाँ पे एक जेनेरिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, विच इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अच्छा,
अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि भाई वायर की अगर हम बात करते हैं तो वायर का एक लेंथ होता है, उसका एक क्रॉस सेक्शन भी होता है, लेकिन सोल्यूशन का क्या होता है? क्या ना तो सोल्यूशन की कोई लेंथ होती है, ना उसका कोई क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो उसको एक स्टैंडर्डाइज करने के लिए वी डिफाइंड समथिंग कॉल्ड अ कंडक्टिविटी सेल, वी डिफाइंड समथिंग कॉल्ड अ कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल तुम्हारी मतलब इस तरीके से कुछ होता है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ऐसे कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है तुम्हारे पास, तुमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लेट ऐसे लगा दी तुमने, ठीक है। ठीक, अब तुमने क्या किया, इनफैक्ट यहाँ पे ये नहीं लगता, यहाँ पे एक एसी सोर्स लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा और बेसिक पॉइंट क्या है यहाँ पे कि दिस इज़ द डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको, दिस इज़ द डिस्टेंस L। तो इंस्टेड ऑफ कि एक वायर की जो लेंथ है, हमने क्या किया बेसिकली कि हमने एक ऐसे सिलेंड्रिकल उसमें दो ऐसे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कनेक्ट कर दिए इसे किसी एसी सोर्स से, एसी सोर्स, ठीक है जी। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो L है, और इसका जो दोनों का एरिया है वो A है, क्रॉस जो द सरफेस एरिया ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भर दिया, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है जी। तो अगर तुम ध्यान से देखो, हम ये एक तरीके से एक कंडक्टर, ये इतना जो पोर्शन है, दिस विल दिस नॉट वर्क लाइक अ कंडक्टर, जो यहाँ पे इनफैक्ट इसको ब्लू से बनाते हैं तब थोड़ा क्लैरिटी होगी। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ठीक है, इसके बीच में तुम्हारा क्या होगा, आयन्स होंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन के बीच में, ठीक, इस पर्टिकुलर पोर्शन के बीच में जो आयन्स होंगे वो क्या करेंगे, दे विल मूव इन आइदर डायरेक्शन। अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो इधर मूव करेंगे, ये नेगेटिव है तो कैटायंस इधर मूव करेंगे, एनायंस इधर मूव करेंगे, है कि नहीं, गॉट इट, ठीक है। तो जस्ट टू चेक द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल या इस दिस सोल्यूशन, हमने क्या किया, एक कंडक्टिविटी सेल लिखा, उसका दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनको L डिस्टेंस पे रख दिया, उनके दोनों की जो एरिया ऑफ सरफेस एरिया वो A रख दिया। अब सोल्यूशन कोई सा भी डालो, अगर तुम सोल्यूशन कोई सा भी डालो, क्या L चेंज हो रहा है, नहीं, क्या A चेंज हो रहा है, नहीं। तो ये L/A जो क्वांटिटी है ये इस कंडक्टिविटी सेल के लिए फिक्स हो गई, इस कंडक्टिविटी सेल के लिए फिक्स हो गई। तो हम इस L/A क्वांटिटी को कह देते हैं इट इज सेल कांस्टेंट, वी कॉल दिस अ सेल कांस्टेंट, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम एक किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी नहीं, कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले कंडक्टिविटी सेल के बारे में लिख लो, फिर थोड़ा सा और इलैबोरेट करता हूँ। लिखो इसमें कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलिंड्रिकल ट्यूब इन विच two electrodes are kept at a distance L and surface area A. The conductivity cell or the cylindrical part is filled with the solution, and the electrodes are connected to an external source of current, and the electrodes are connected to the external source of current, ठीक है जी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट से कनेक्टेड है, ठीक। here the portion of solution between the two electrodes will conduct electricity when potential difference between the two electrodes is applied। भाई इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे तो एक पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, एक नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, कैटायंस नेगेटिव की तरफ जाएंगे, एनायंस एनायंस पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, गॉट इट, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिक
इसमें ये लाल से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बस यूँ समझो ये जो ऊपर यहाँ पे सोल्यूशन है इसका कोई लेना देना नहीं है, बस जो सोल्यूशन इनके बीच में है वो ही मोस्टली तुम्हारा करंट कैरी कर रहा होगा। गॉट इट? ठीक है। नाउ इसमें लिख लो since the distance between the electrodes and their surface area does not change, the quantity L by A is a constant. The quantity L by A is a constant for a particular cell, ठीक है, which is called a cell constant. ठीक है, conductivity cell, ठीक है, which is called, क्या कह रहा था मैं, हाँ, conductivity cell. कंडक्टिविटी सेल. सेल कांस्टेंट हमने डिफाइन किया. सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ distance between the two electrodes to their surface area, ठीक है, L by A. It is denoted by G और G star. मतलब तुम्हारी NCERT में G star है, ठीक है, इसलिए मैं G स्टार लिख रहा हूँ. यूजुअली ये G होता है, G इक्वल्स टू L बाई A होता है, ठीक है ना. तो अगर मैं इस L बाई A को यहाँ रखूँ तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सेल कांस्टेंट, और अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? कापा इज इक्वल्स टू C इंटू G स्टार, ठीक है. तो इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट कापा इज इक्वल्स टू C इंटू G स्टार, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू, या G स्टार अपॉन R, या फिर ये भी हम लिख सकते हैं कि G स्टार इज इक्वल टू कापा इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है. इस पे तुम्हारा क्वेश्चन आया है बोर्ड्स में कई बार, तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए है, बोर्ड में इनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है. अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली जो आते हैं तुम्हारे ये वोल्टाइक सेल से आते हैं, ठीक है, उसमें तुम्हें नॉन्स इक्वेशन का यूज़ करवाएगा. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक पार्ट. इलेक्ट्रोलिटिक जो इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वहाँ से क्वेश्चन आता है. जो थर्ड वाला होता है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ द 3, वो यही है, कंडक्टिविटी, ठीक है, या कंडक्टेंस. तो अगर आएगा कभी तो इन सब चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में ही कुछ क्वेश्चन आएगा. कभी कभी वो कंडक्टिविटी सेल की डेफिनेशन पूछ लेगा 1 नंबर की, ठीक है. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं. गॉट इट? ठीक है. तो सेल कांस्टेंट तुमने लिख लिया. इसकी जो रिएक्शन कह रहा हूँ, इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी? वो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, जो भी हो, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल काफ़ी छोटे हैं तो यूजुअली हम उसकी लेंथ और जो एरिया है वो लेंथ सेंटीमीटर में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हैं. गॉट इट? ओके जी. अब बात करते हैं 2 और चीज़ों की जो एक्चुअली में हमारे इस चैप्टर में यूज़ होंगी. ये तो हमारा एक तरीके से बेस बन गया, ठीक है. वो 2 चीज़ें क्या हैं कंडक्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए? वो है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है. लेट्स से हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m है, ठीक है. तो हम क्या कह सकते हैं? m अगर मोलैरिटी है, इट मीन्स m मोल्स इन 1 लीटर, या फिर इसको इनफैक्ट हम लिख सकते हैं m मोल्स ऐसे लिख सकते हैं ना, m मोल्स इन 1 लीटर या m मोल्स इन 1000 ml, ठीक है. तो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल कितने वॉल्यूम में होगा तो हम कहेंगे 1 मोल इन 1000 अपॉन m ml. हाँ है ना, ये ट्रू है कि नहीं?
किसी की अगर मेरे को मोलैरिटी, किसी सोल्यूशन की अगर मुझे मोलैरिटी पता है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ दैट सॉल्वेंट, सॉरी 1 मोल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूट विल बी देयर इन 1000/m mLs ऑफ दैट सोल्यूशन। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? गुड है जी। अच्छा, हमने अभी कापा को कैसे डिफाइन किया था? हमने कापा को कहा था कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा एम से, कंडक्टिविटी को इधर लिख लेते हैं, कंडक्टिविटी, ये 2 टाइप की कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किया था लैम्डा एम से, और लैम्डा एम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करने वाला जो सोल्यूशन है उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक, तो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, बोल रहा हूँ। मोलर कंडक्टिविटी, इट इज expressed as the conducting power or conductance. It is expressed as the conducting power or conductance of all the ions present in a solution having 1 mole of an electrolyte. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 मोल NaCl डाला मैंने, ठीक है, 1 मोल NaCl डाला, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 मोल, रुक जाओ, 1 मोल NaCl का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस। ठीक है, तो 1 मोल Na प्लस एंड 1 मोल Cl माइनस। ये जो है इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा कंडक्टेंस, और इसका कंट्रीब्यूशन होगा जो कंडक्टेंस के टुवर्ड्स, उन दोनों का सम मिला के टोटल कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो द कंडक्ट, ये दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द कंडक्टिंग पावर और कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, लेट्स से कि वो 1 मोल जो है वो V वॉल्यूम में है। लेट्स से जो 1 मोल है वो V ml वॉल्यूम में है। ठीक है, V ml वॉल्यूम में है, तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? कापा इंटू दैट V, ये कितनी किस में होगी? इन ml या सेंटीमीटर क्यूब, जैसे भी तुम चाहो। क्यों? क्योंकि हमने कापा को कैसे डिफाइन किया था? कापा को हमने कहा था कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन इन फॉर कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन, या कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। यही बात करी थी हमने, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है? 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो K इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। गॉट इट? ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि 1 मोल विल बी कंटेन्ड इन दिस मच वॉल्यूम या दिस मच ml ऑफ द सोल्यूशन। तो तुम देख सकते हो एक्चुअली में ये जो V है यहाँ पर, दैट इट इज़ दैट वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। मैंने अभी यही तो बोला था, दोबारा से बोल रहा हूँ। चलो, मेरे को लग रहा है कहीं पे शायद मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, तो मैं कुछ चीज़ शायद मिस करी है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। मोलर कंडक्टिविटी, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर और कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ V वॉल्यूम है या V mLs हैं जिसमें 1 मोल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैंने इसलिए इसको कापा से V को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा लैम्डा M आ गया। ठीक है, लैम्डा इज इनफैक्ट कैपिटल लैम्डा होता है यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल लैम्डा होता है, स्मॉल लैम्डा नहीं, कैपिटल लैम्डा होता है। गॉट इट? तो कैपिटल लैम्डा इज इक्वल्स टू कापा इंटू V वॉल्यूम, एंड दिस V वॉल्यूम इज विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ पे 1 मोल ऑफ अ सोल्यूशन को कंटेन करने वाली वॉल्यूम कितनी है? 1000 बाय m। तो हम कह सकते हैं दैट लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m।
ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है भाई। क्लियर होगी भाई बात यहाँ पे? ठीक है, क्लियर होगी? तो एक एक करके लिख लो इसमें। लैम्डा m लिखो, लैम्डा m इट इज मोलर, ऐसे करके लिखना भाई, लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, फिर कापा लिखो, कापा लिखो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर m लिखो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर v लिखो वॉल्यूम, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, तुम उसमें देख रहे हो जितनी ज़्यादा मोलैरिटी होगी उतनी कम इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी है तो मोलैरिटी पे तो डिपेंड करनी ही चाहिए ना, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा बेसिक हो गए। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें वॉल्यूम की यूनिट पता है, कापा की यूनिट पता है, मोलैरिटी की यूनिट पता है, ठीक। तो कापा की यूनिट क्या थी? पर ओम पर ओम पर सेंटीमीटर थी शायद ना, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होगी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होगी, पर ओम का मतलब साइमन हो गया सेंटीमीटर इनटू, ये कितना हो जाएगा? मोल्स नीचे आएंगे और ऊपर सेंटीमीटर क्यूब इनटू मोल इनवर्स। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये तुम्हारी यूनिट आ रही है। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसको बहुत अलग अलग तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो। साइमन की जगह पर ओम रख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो? मीटर स्क्वायर रख सकते हो। तो वैल्यू चेंज होगी, इसलिए ये ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट्स क्या दी हैं, क्योंकि यूनिट्स पे डिपेंडेंट होंगी जो वैल्यूज़ दी होंगी और जो तुम यहाँ पर डालोगे। जैसे मान लो तुम्हें मोलैरिटी दी है, तो मोलैरिटी पर लीटर में दी है, पर लीटर में दी है ना। ये भाई मोलैरिटी क्या होती है? अगर मैं 1 m बोलूँ तो उसका मतलब क्या हो? 1 मोल पर लीटर। लीटर को तुम्हें सेंटीमीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा, तब जाके तुम इसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। गॉट इट? तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस फार्मूला या फॉर्मूले, बिकॉज जहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट का बहुत खेल होता है। इस पे क्वेश्चन भी तुम्हारे जो बोर्ड में आते हैं इसी पे आते हैं। गॉट इट? ठीक है जी, ओके। नाउ लेट्स लुक एट द अदर थिंग। एक सेकेंड देख लें कितना टाइम हो गया, 52 हो गए भाई, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज मोलर कंडक्टिविटी, सेकंड हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसमें अब मैं ज़्यादा कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक n इज़ द नॉर्मेलिटी, अगर n नॉर्मेलिटी होता है तो इसका मतलब क्या होता है? n इक्विवेलेंट्स, यही होता है ना, मतलब n इक्विवेलेंट्स, ठीक, n इक्विवेलेंट्स इन 1000 ml, 1 मोल इन, ठीक है जी, ये आ जाएगा 1 मोल नहीं, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखो, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर और कंडक्टेंस, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर और कंडक्टेंस ऑफ, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर और कंडक्टेंस ऑफ 1 लीटर, सॉरी, इट इज़ कंडक्टिंग पावर और कंडक्टेंस ऑफ a solution containing 1 equivalent of a electrolyte, 1 equivalent of an electrolyte, ठीक है, एक इक्विवेलेंट। लेट्स से जो यहाँ पे V वॉल्यूम दी है, ये V वॉल्यूम क्या है? वो वॉल्यूम है जिसमें 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ पे भी लगेगी। यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट से इसको डिफाइन, मतलब डेजिग्नेट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कापा इंटू वी इन ml, वी क्या हो गया? 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब वॉल्यूम कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन। और अगर तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पर v इज इक्वल टू ये है, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट इट एज दिस। ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और लैम्डा m की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्विवेलेंट। बस सेम चीज़ है, लेकिन हमने यहाँ पे 1 मोल की बात नहीं करी, हमने यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट की बात की है। तो सब चीज़ें उसी की तरीके से चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मोल्स को इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो, m को n से रिप्लेस कर दो, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। डेफिनेशन भी उसी के हिसाब से है, बस ये कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जगह 1 इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस कर दिया हमने, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो इसमें भी ये जो लैम्डा
यहाँ पे तुम लिखोगे तो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट लिखोगे, तो इसको लिख दोगे तुम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ऐसे ही n को लिख दोगे नॉर्मेलिटी है, कापा इज इक्वल टू कापा इज योर कंडक्टिविटी, ठीक है। v इज द वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml कंटेनिंग वन इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूशन, ये लिख लोगे, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी भाई, लैम्डा m जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा m इक्वल्स टू क्या है, कापा इंटू 1000 अपॉन m। तो एक छोटी हेडिंग डालो, उसमें लिखो रिलेशन बिटवीन, ऐसे लिखो रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है जी, लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा m, इन दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, ये k 1000 अपॉन m, k जैसे अगर तुम, चलो ठीक है यार लिख लेते हैं k 1000 अपॉन m, और ये क्या जाएगा k 1000 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ n ऊपर आ जाएगा, ये तो कट गया, तो n बाय m आ गया। तो अगर तुम देखो तो ये n फैक्टर के इक्वल होता है, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। तो n फैक्टर के इक्वल होगा, और हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हैं लैम्डा m इक्वल्स टू n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। तो अगर तुम्हें एक पता है तो तुम्हें दूसरा पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर तुम्हें n फैक्टर में वो रहोगे, n फैक्टर कैसे निकालोगे, तो बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, तीन चीज़ें जान लो। एसिड्स के लिए बेसिसिटी होती है, बेसिस के लिए एसिडिटी होती है, मतलब अगर तुम्हारे पास एसिड्स हैं तो नंबर ऑफ H+ आयंस कितने हैं उसमें, या कितने H+ आयंस वो दे सकता है, ठीक। तो n फैक्टर वो हो जाएगा, ठीक। और बेसिस के लिए नंबर ऑफ OH- आयंस कितने हैं वो दे सकता है। तो n फैक्टर तुम्हारे तीन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बता रहा हूँ। एसिड्स के लिए नंबर ऑफ H+ आयंस, बेसिस के लिए नंबर ऑफ OH- आयंस, और सॉल्ट्स के लिए क्या है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना। NaCl में टोटल पॉजिटिव चार्ज 1 है, टोटल नेगेटिव चार्ज 1 है, तो 1 उसका हो गया। Na2SO4 के लिए क्या होगा, Na2SO4 में टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, टोटल नेगेटिव चार्ज -2 है, तो n = 2 होगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली, है ना। ये दोनों के बीच में तुम्हें डिफरेंस या रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। और एक लास्ट चीज़ है, जल्दी से बता रहा हूँ इसको, टाइम ऑलरेडी हो गया है। अगर तुम्हें कभी किसी सेल का, किसी सोल्यूशन की कंडक्टेंस जाननी है, ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल लो डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टेंस तुम कैसे करते हो, इस तरीके समझो इसको, ठीक है। ये तुम्हारा एक कंडक्टिविटी सेल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज़ अ कंडक्टिविटी सेल, इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन भरा है पूरा अंदर तक, ठीक है। और हमने क्या किया फिर, इसको बाहर से हमने एक थर्मोस्टैट की कवरिंग से, मतलब कवर कर दिया, थर्मोस्टैट की कवरिंग से इसलिए कवर किया ताकि इसकी टेम्परेचर में कोई चेंज आए और टेम्परेचर की वजह से इसकी रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो लिखो इसमें जल्दी से, ये जल्दी से बनाओ इसको, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टिविटी सेल है, ये तुम्हारा थर्मोस्टैट हो गया, थर्मोस्टैट टू कीप द टेम्परेचर फ्रॉम चेंजिंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा
या ठीक है। तो इसमें देखो तुम साथ में लिख लो कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा कंडक्टिविटी वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। कंडक्टिविटी वाटर ऐसा वाटर होता है जिसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल प्योर वाटर, उसको हम डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं, डीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखो इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन कंडक्टिविटी वाटर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना उसके, वाटर कंटेनिंग नो मिनरल्स एंड जीरो कंडक्टेंस, या नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी, जीरो कंडक्टेंस मत लिखो, नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी लिख लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्योंकि ये स्टैंडर्ड सेल है तो इसका सेल कांस्टेंट नोन होगा, ये बात भी लिख लेना, द सेल कांस्टेंट ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल विल बी नोन, सेल कांस्टेंट ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल विल बी नोन। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ का, नोन होगा, ठीक है जी। ये हमें पता होगा कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनकी व्हाट डू यू कॉल दिस, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज में अरे यार, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से, सबने पढ़ा ही होगा, अभी तो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा यार। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके दो टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है, एक नल पॉइंट डिटेक्टर रख दिया, ठीक है, नल पॉइंट डिटेक्टर रखा है, और इसको जो किया है वो एक एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एसी सोर्स से इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि अगर डीसी सोर्स होता एक ही तरफ करंट बहता रहता और इसमें जो आयन्स होते वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है विद टाइम। तो हम अभी नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो हम चाहते हैं कि भाई एसी होगा तो क्या होगा, थोड़ा आगे जाएगी रिएक्शन, थोड़ा पीछे आएगी तो आगे पीछे करती रहेगी, तो देयर विल बी नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखो इसमें, टू अवॉइड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और changing the concentration of the electrolyte, AC source is used instead of DC source, तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जब जिस पे ये देखो, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 मान लो, इसकी जो कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस है वो R3 मान ली मैंने, और ये R4 है। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा ब्रिज, तो एट बैलेंस पॉइंट पे क्या होगा भाई, बैलेंस पॉइंट पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो अगर तुम देखो, हमें तो R3 चाहिए ना भाई, तो R3 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 इंटू R4, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे R3 आ गया है। अब R3 को सीधे कहाँ डालने का है, याद होगा तुम्हें, मैंने क्या बताया था अभी, मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी एक सेकेंड, हमने क्या बताया था, कापा, ठीक है। कापा जो कंडक्टिविटी थी वो क्या था, कंडक्टिविटी वॉज इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार, ये याद होगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था। तो यहाँ पे 1/r3 हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R3 के इक्वल है। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन क्या है, तो दैट विल बी नोन बाय दिस फॉर्मूला। मैंने जी स्टार तो यहाँ पे बता दिया तुमको कि ये नोन होगा, R3 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, तो हमें कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन पता चल गई, ठीक है। और अगर मेरे को इसकी मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू जी स्टार अपॉन R3 इंटू 1000 अपॉन m, ये याद है। और अगर मेरे को इक्वलेंट वो चाहिए होगी, तो ये क्या आएगी, जी स्टार इंटू 1000 अपॉन R3 इंटू n। क्लियर होगी ये बात, सिंपल इनफ, इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं।
ठीक है, तो ये तुम्हें तरीका मिल गया इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने का। तो इसमें लिख लो इसमें लिख लो, ठीक है, द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द conductivity, molar conductivity and equivalent conductivity of a solution is calculated through using the below setup, ठीक है। The conductivity cell is filled with a solution, in which is filled with a solution which is prepared by dissolving the electrolyte, in conductivity water, ठीक है। कंडक्टिविटी वाटर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, वो लिख लेना, ठीक है, गॉट इट। The conductivity cell is covered with thermostat layer. The conductivity cell is covered with thermostat layer, ठीक है, thermostat layer, ठीक, to keep the temperature of the solution from changing, to keep the temperature of the solution from changing, ठीक है। और इसमें लिख दो the cell constant of the cell conductivity cell is known. The cell constant of the cell conductivity cell is known. Now this cell is connected to a Wheatstone bridge. Which is connected to an AC source. इसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। At लिख लेना, at balance point, बाकी सब तुम ऐसे लिख सकते हो, at balance point, ये सब चीज लिख लो, ठीक है जी। बाकी और कुछ है नहीं इसमें अभी, ठीक है। तो दिस इज प्रीटी मच इट। ठीक है, कंडक्टिविटी हो गई, बस और कुछ नहीं है, अभी इतना ही करो, ठीक है। कल के लेक्चर में देखेंगे बाकी आगे का। चलो बाय बाय, टेक केयर।